हाय एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू। आपका बहुत बहुत स्वागत है यूनिट्स एंड मेजरमेंट के सुपर फास्ट रिवीजन में। इस एक पर्टिकुलर वीडियो में आपके सारे के सारे फॉर्मूलाज रिवाइज होने वाले हैं। क्लास 11th एंड नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की अगर मैं बात करूं जहां पे आपका क्लास 11th आने वाला है, यानी कि चाहे जेई का एग्जाम हो, चाहे नीट का एग्जाम हो, चाहे आपके क्लास 11th का ही एग्जाम हो, दिस वीडियो इज गोइंग टू बी द वन स्टॉप सोल्यूशन। अगर आप सुपर फास्ट रिवीजन चाहते हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर का, इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं सारे के सारे फॉर्मूलाज एज वेल एज कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करवाने वाली हूं। और ये वाला फॉर्मूला शीट जिसमें सब इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स भी लिखे हुए हैं, ये भी आपको मिल सकता है। कहां पर? आपको सिंपली अड्डा 24/7 की ऐप को डाउनलोड करना है एंड उसमें नीट कैटेगरी को सिलेक्ट करके आपको फिजिक्स बाय अर्शप्रीत मैम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है एंड वहां पर आपको ये वाला पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट कॉन्सेप्ट, द फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ दिस चैप्टर, स्टार्टिंग विद द फंडामेंटल क्वांटिटीज। बेटा क्वांटिटीज तो बहुत सारी होती हैं। कुछ क्वांटिटीज हम मेजर कर सकते हैं, किन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज को हम मेजर नहीं कर सकते। जैसा मेरा तुम सब लोगों के लिए प्यार है ना, और तुम सब लोगों का मेरे लिए प्यार, उसको हम मेजर नहीं कर सकते। बट जितने तुम लाइक्स करोगे उसको तो मैम काउंट कर सकती है ना, वहां पर नंबर लिखा आ जाता है। सो दैट इज काउंटेबल एंड दैट इज मेजरेबल। सो क्वांटिटीज बेटा फिजिकल क्वांटिटीज जो होती हैं वो कुछ काउंट हो सकती है, वो कुछ काउंट नहीं हो सकती हैं। अगर मैं बात करूं कोई ऐसी फंडामेंटल क्वांटिटीज जिनको डिफाइन करने के लिए दूसरी क्वांटिटीज की हेल्प की जरूरत ना पड़े, उनको हम बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन इज मास, देन लेंथ, देन टाइम, देन इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। दीज आर द पर्टिकुलर सिंबल्स ml, I, थीटा, J एंड N। एंड SI यूनिट्स क्या रहते हैं इनके? kg, मीटर, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, कैंडिला एंड मोल। इस फंडामेंटल क्वांटिटीज को आपको याद रखना है। कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछा जाता है आपके स्कूल एग्जाम में कि फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी है, उनको राइट डाउन करो, तो उसमें आपको ये वाला टेबल बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वांटिटीज आर सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कौन सी होती है बेटा? इसमें 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज आती हैं, दैट इज प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल की बात करें तो 2D की बात करें, 2 डायमेंशनल की बात करें। सॉलिड एंगल की बात कर रहे हैं तो हम 3D में चलेगा। यानी कि अगर हम बात करें वो जब आप भुजिया खाते हो बेटा, तो आपको जो भुजिया वाले भैया होते हैं वो ऐसा कोन बना कर देते हैं ना न्यूज़पेपर का, जिसमें भुजिया फिल करके देते हैं और तुम मस्त एकदम खाते हो। सो दैट इज बेसिकली द सॉलिड एंगल, ठीक है, जो आपके पास कोन सबटेंड करता है, दैट इज सॉलिड एंगल। बेटा प्लेन एंगल का फॉर्मूला बात करें तो थीटा इज इक्वल्स टू L/R, वेयर L इज द लेंथ ऑफ द आर्क, R इज द रेडियस एंड थीटा इज द प्लेन एंगल। इसको किस में मेजर करते हैं? इसको रेडियंस में मेजर करते हैं। सॉलिड एंगल को किस में मेजर करते हैं? हम सॉलिड एंगल को हम स्टीरेडियन में मेजर करते हैं और इसका फॉर्मूला क्या रहता है बेटा? एरिया डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर। यहां पर ये जो एरिया सबटेंड कर रहा है, दैट एरिया डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर। आर इज व्हाट? आर इज द रेडियस। नेक्स्ट आती है डिराइव्ड क्वांटिटीज। डिराइव्ड क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनको डिराइव करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है दूसरी फंडामेंटल क्वांटिटीज की। लेट्स सपोज फोर्स को हमें डिराइव करने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटी मास की जरूरत पड़ी। देन अगर हम बात करें फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन को फर्दर हम क्या लिख सकते हैं बेटा? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो वेलोसिटी को फर्दर हमें यूज करने के लिए अगर हम बात करें, यहां पर किसकी जरूरत पड़ी हमको? कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी की यूज पड़ी? लेंथ की यूज पड़ी। सो बेटा सिमिलरली अगर मैं बात करूं डिराइव्ड क्वांटिटीज लाइक वेलोसिटी, डेंसिटी, एरिया, जिसमें हमें फंडामेंटल क्वांटिटीज का जरूरत पड़ता है इनको डिराइव करने के लिए, दैट आर रेफर्ड टू एज डिराइव्ड क्वांटिटीज। फिर कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स होते हैं। अब जरूरी नहीं है कि हमारे पास कैलकुलेशंस बहुत इजी रहे। अब फिजिक्स है तो फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स तो होंगे, न्यूमेरिकल्स हैं तो कैलकुलेशंस तो होंगी, कैलकुलेशंस है तो बड़े यूनिट्स भी होंगे। तो यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर यूनिट्स लिखे गए हैं जो प्रैक्टिकल यूनिट्स बोलते हैं, जिनको जो यूज होते हैं बेटा आपके पास न्यूमेरिकल्स में। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन इज फर्मी। फर्मी बेटा रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? एफएम से रिप्रेजेंटेशन होता है। 1 फर्मी कितने मीटर्स के बराबर होता है? 10⁻⁻15 मीटर्स के बराबर होता है। देन एंगस्ट्रॉम की बात करें, एंगस्ट्रॉम बेटा 10⁻⁻10 मीटर्स के बराबर होता है। नैनोमीटर 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू 10⁻⁹ मीटर्स। 1 माइक्रोन इज इक्वल्स टू 10⁻⁶। 1 लाइट ईयर इज इक्वल्स टू 9.467 इंटू 10⁻15 मीटर्स। ये वैल्यूज आपको याद करनी है। देन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बेटा AU को हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं? कैसे लिखते हैं बेटा? इसका मीटर के साथ क्या रिलेशन रहता है? 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। एंड देन लास्ट वन इज एटॉमिक मास यूनिट, जो हम न्यूक्लियर फिजिक्स में यूज करते हैं, AMU, विच इज इक्वल्स टू 1.66 इंटू 10⁻27 kg।
So you need to remember all these practical units. So आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं. आई होप अभी तक सब कुछ स्मूथ लग रहा होगा, मजा आ रहा होगा. अगर आ रहा है तो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें. अगर अभी तक शेयर नहीं किया है सेशन को तो मेक श्योर दैट यू आर शेयरिंग द सेशन एंड सब्सक्राइबिंग द चैनल टू हिट द बेल आइकन टू. ठीक है, चलिए अब डायमेंशनल एनालिसिस की बात करते हैं. अब हमने देखा था डिराइव्ड क्वांटिटीज को डिराइव करने के लिए हमें फंडामेंटल क्वांटिटीज की जरूरत पड़ी, राइट. सो बेटा जो डिराइव्ड क्वांटिटीज होती हैं उनको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज की टर्म में लिख सकते हैं पावर्स की फॉर्म में. अगर हम सिंपली बात करें फोर्स बेटा मास इनटू एक्सेलरेशन है. फर्दर एक्सेलरेशन को चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, वेलोसिटी को फर्दर बेटा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम. तो फोर्स को हम mx/t2 लिख सकते हैं. अगर मैं इसकी डायमेंशंस लिखना चाहूं तो डायमेंशंस में क्या होता है बेटा, हम सिंपल फंडामेंटल क्वांटिटीज की बेसिस में डायमेंशंस लिखते हैं. अब फोर्स के फॉर्मूला में बेटा एक मास है तो m की पावर 1, एक यहाँ पर बेटा लेंथ का यूनिट यूज हो रहा है तो l की पावर 1, और टाइम बेटा कितने यूज हो रहे हैं, यहाँ पे 2 यूज हो रहे हैं और डिनोमिनेटर में यूज हो रहे हैं. ऊपर जाएंगे तो t रेज टू द पावर -2. अगर मैं इसको स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर देती हूँ, दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज बेसिकली द डायमेंशन ऑफ फोर्स. ठीक है, सो दिस इज बेसिकली द डायमेंशन ऑफ फोर्स. तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, डायमेंशनल फॉर्मूला इज बेसिकली द फॉर्मूला ऑफ any derived quantity in terms of the fundamental quantities raised to the powers. ठीक है, raised to the powers. चलिए डायमेंशनल एनालिसिस के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स देख लीजिए. अगर हम बात करें कि कोई इक्वेशन लेट्स सपोज f इज इक्वल्स टू m इंटू a, ये सेटिस्फाई हो रही है और ये इक्वेशन करेक्ट है, तो बेटा इसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के डायमेंशंस भी क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. अगर लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड के डायमेंशन बराबर नहीं है मतलब इक्वेशन सही नहीं है, इक्वेशन गलत है. नेक्स्ट आ जाइए, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लाइक साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, कोटेंजेंट एक्स, जितने भी बेटा आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं ये सब डायमेंशन लेस होते हैं, थीटा का डायमेंशन नहीं होता है. साथ ही साथ अगर हम बात करें लॉग का डायमेंशन नहीं होता है, एक्सपोनेंशियल का डायमेंशन नहीं होता है. सो ये डायमेंशनल एनालिसिस का एक तरह से क्या हो गया बेटा, डिसएडवांटेज हो गया, ड्रॉबैक हो गया कि इसमें हम इन सब के डायमेंशंस नहीं लिख पाते हैं. साथ ही साथ डायमेंशनल एनालिसिस से कभी आप बेटा कॉन्स्टेंट्स को जज नहीं कर सकते हैं. अगर आपको याद हो हमारे पास सिंपल पेंडुलम के लिए टाइम पीरियड का एक फॉर्मूला आता है जिसमें कांस्टेंट आता है 2π, तो आप वो 2π को डायमेंशनल एनालिसिस से नहीं निकाल पाएंगे. और डायमेंशनल एनालिसिस का बेटा एक और डिसएडवांटेज होता है कि समटाइम्स काफी सारी क्वांटिटीज का डायमेंशन सेम ही होता है. सो आप दो क्वांटिटीज जो कि बिल्कुल अलग अलग हैं अगर उनका डायमेंशन सेम निकल के आ रहा है तो बेटा फिजिकल मीनिंग अगर डिफरेंट है उनका और अगर डायमेंशनल एनालिसिस से उनका डायमेंशन सेम निकल के आ रहा है, सो दिस इज बेसिकली अ डिसएडवांटेज ऑफ द डायमेंशनल एनालिसिस. नेक्स्ट, आप दो क्वांटिटीज को ऐड तभी कर सकते हैं अगर वो सेम डायमेंशन की हैं. आप बेटा ये बहुत बार मैं एग्जांपल देती हूं, दिस इज बेसिकली द होमोजेनिटी प्रिंसिपल कि आप दो चीजों को ऐड तभी कर सकते हैं अगर आपके पास वो दोनों क्वांटिटीज सेम डायमेंशन की हैं. लेट्स सपोज अगर आपने टोटल नंबर ऑफ हॉर्सेस को काउंट करना है या टोटल नंबर ऑफ एलिफेंट्स को काउंट करना है तो आप हॉर्सेस और एलिफेंट्स को कंबाइन करके तो काउंट नहीं करेंगे ना बेटा. सो बेसिकली जिन क्वांटिटीज का डायमेंशन सेम होता है आप सिर्फ उन्हीं को ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन नॉट ऐड डिस्टेंस इन वेलोसिटी. अगर आप डिस्टेंस और वेलोसिटी को ऐड करें तो वो गलत हो जाएगा. अगर आप डिस्टेंस और डिस्टेंस को ऐड करेंगे और वेलोसिटी को ऐड करेंगे दैट विल बी करेक्ट. ये डायमेंशनल एनालिसिस मेथड कहता है. नेक्स्ट, हमारे पास बेटा समटाइम्स ऐसा क्वेश्चन आता है कि ऐसा यूनिट्स में आपके पास कोई वैल्यू दी हुई है उसको सीजीएस में कन्वर्ट करें, तो हमेशा याद रखेंगे दैट इज दिस इक्वेशन इज ऑलवेज वैलिड. n1 u1 इज इक्वल्स टू n2 u2. n1 n2 यहाँ पर क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, u1 u2 क्या है, यूनिट्स हैं. आप SI टू CGS यूनिट एंड वाइस वर्सा जा सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज सिस्टम ऑफ यूनिट्स. बेटा सिस्टम ऑफ यूनिट्स कौन कौन से आते हैं, MKS, CGS, FPS. MKS सिस्टम में लेंथ को मीटर्स में, आपके पास मास को केजी में एंड आपके पास टाइम को सेकंड्स में मेजर करते हैं. CGS में सेंटीमीटर ग्राम सेकंड रहता है, लेंथ सेंटीमीटर में, मास ग्राम में और टाइम सेकंड में. FPS सिस्टम में लेंथ फुट में, मास पाउंड में और टाइम सेकंड में मेजर किया जाता है. डायमेंशनल फॉर्मूला बेटा आपके सामने ये है. अब बहुत सारे डायमेंशनल फॉर्मूलाज को बच्चे कर लेते हैं. मैंने इस पर्टिकुलर पीडीएफ में आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट डायमेंशनल फॉर्मूलाज जॉट डाउन किए हैं, आप उसको जरूर से पढ़ लीजिएगा. आई विल बी शेयरिंग दिस पीडीएफ, अभी मैं आपको गो थ्रू भी कराऊंगी. पर रिमेंबर वन थिंग दैट बेटा डायमेंशनल फॉर्मूला को कभी भी रटना नहीं है. You need to remember the formula of the quantity जिसका आपको डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा गया है. लेट्स सपोज फोर्स का आप डायमेंशन आप अगर रट लेंगे mLT-2,
ठीक है, आप कब तक रट पाएंगे, क्योंकि सब क्वांटिटीज, जितनी भी क्वांटिटीज है बेटा, सबका डायमेंशन ही तो MLT में है, MLT A है या थीटा है, वॉट एवर द डिपेंडेंसीज अकॉर्डिंग टू दैट, है ना, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी की टर्म्स में। सो रटना नहीं है, फॉर्मूला को याद रखना है, फॉर्मूला से डायमेंशन निकालना है। सो फोर्स MLT-2, एनर्जी ML²T-2। अब बेटा फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, यहां से आप फोर्स के डायमेंशन तक पहुंच पाएंगे बड़े इजीली। सिमिलरली अगर मैं बात करूं एनर्जी, वर्क और टॉर्क, बेटा इनके सबके डायमेंशन सेम रहते हैं। हम सिंपली वर्क को कैसे लिख सकते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बेटा फोर्स के साथ अगर एक और आपके पास लेंथ का डायमेंशन ऐड हो गया तो यहां पे बेटा L का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सो सिमिलरली आपको बेटा डिस्प्लेसमेंट के m0 L1 T0, मोमेंटम क्या होता है, m इंटू वी होता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है, मास का बेटा m, वेलोसिटी का LT-1। सो नेक्स्ट अगर हम बात करें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा बेटा डायमेंशन लेस होता है, एंगुलर वेलोसिटी m0 L0 T-1, राइट। यहां पर आपको एक चीज याद रखनी है, यहां पर आपको एक चीज याद रखनी है बेटा, एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला 2π/t। अब यहां से आप डायरेक्टली इजीली बेटा सॉल्व कर पाएंगे। 2π तो कांस्टेंट है, उसके पास तो कोई डायमेंशन है ही नहीं, ठीक है। 2π तो कांस्टेंट है, उसके पास तो कोई डायमेंशन है ही नहीं। साथ ही साथ अगर हम बात करें t, तो बेटा इनवर्स में आ रहा है, नीचे आ रहा है, डिनोमिनेटर में आ रहा है, जब ऊपर जाएगा तो t⁻⁻1। एंगुलर मोमेंटम mvr। अब जब ये याद होगा तो ये निकल आएगा, अगर इसको रट्टा मारोगे तो बेटा फिर बात नहीं बनेगी। सो इसको याद करना है, ठीक है। कोर आर्मी आपको किसको याद करना है, फॉर्मूला को याद करना है। नेक्स्ट अगर बात करें इलेक्ट्रिक चार्ज Q = I × T होता है। देन प्रेशर, बल्क मॉड्यूलस, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। बेटा प्रेशर को फोर्स पर यूनिट एरिया लिख सकते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया याद रखो। बल्क मॉड्यूलस, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, इन सब का डायमेंशन सेम होता है, m1 L1 T-2। सरफेस टेंशन आपके पास क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है। तो फोर्स के डायमेंशंस देखो अब किस किस के याद रखने हैं, फोर्स और वर्क के। वर्क और एनर्जी बेटा सेम रहता है, फोर्स और वर्क के आपको डायमेंशंस याद रखने हैं, बाकी काफी सारे डायमेंशंस बेटा वहीं से निकल आएंगे, ठीक है। सो ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग कि आपके सामने अगर कोई प्रॉब्लम आती है जिसका डायमेंशन निकालना है, तो आप उसको जितना बेसिक से बेसिक फॉर्म में लिख सकते हैं लिखिए, एंड देन गो फॉर द डायमेंशन पार्ट, ठीक है। आगे आ जाइए। देन अगर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की बात करें, PV / NT, तो प्रेशर है बेटा, वॉल्यूम है, N तो आपके पास सिंपल नंबर में चला जाएगा, उसके पास कुछ डायमेंशन होंगे नहीं, तो T इज फॉर टेम्परेचर। सो यहां से आप टेम्परेचर का अगर आप बिल्कुल फंडामेंटल क्वांटिटी में बेटा देखें क्या था सिंबल, दैट वाज बेसिकली K, ठीक है। केल्विन के विद रिस्पेक्ट टू हम K यूज करते हैं, क्योंकि हमने टाइम को बेटा ऑलरेडी T दे दिया हुआ है सिंबल, ठीक है। हमने टाइम को ऑलरेडी T दे दिया हुआ है सिंबल। सो K भी यूज कर लेते हैं कई लोग, और थीटा भी यूज कर लेते हैं, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज योर पर्सनल चॉइस, ठीक है। सो इसी तरीके से बेटा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का भी आप डायमेंशन निकालना सीख सकते हैं। सो ऑलवेज रिमेंबर, आप फिजिक्स में जैसे जैसे आगे जाते जाते चैप्टर बाय चैप्टर आपके सामने बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज आती हैं, आप उनके फॉर्मूलाज को जब याद रखते हैं तो डायमेंशंस ऑटोमेटिकली आपके लिए सॉल्व हो जाती है। सिमिलरली बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, F/Q इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, देन कैपेसिटेंस Q/V, रेजिस्टेंस V/I। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला F = QVP sin थीटा। जब आप क्लास 12th में जाएंगे तो आप मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे, वहां से आपको इन फॉर्मूलाज के बारे में पता चलेगा। अभी सिर्फ आप फॉर्मूला की अंडरस्टैंडिंग कीजिए, उसका एक्सप्रेशन देखिए, और वहां से बेटा आप निकालिए कि डायमेंशन क्या है। देन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बेटा ये सब क्या है, डायमेंशनलेस है। देन पावर को बेटा वर्क डिवाइडेड बाय टाइम लिख सकते हैं। देन इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट K Q1 Q2/R का स्क्वायर, यहां से आप K के यूनिट्स निकाल सकते हैं। फिर परमिटिविटी ऑफ अ फ्री स्पेस, करंट डेंसिटी, स्प्रिंग कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इंपल्स, प्लैंक्स कांस्टेंट, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, थर्मल कंडक्टिविटी, इन सब के बेटा फॉर्मूलाज विद डायमेंशंस मेंशन रहेंगे इस पीडीएफ में, आप उसको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, ठीक है। टॉर्क, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, सेल्फ इंडक्टेंस। नेक्स्ट आ जाते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स पे। अब बेटा ऐसी ट्रस्टेड डिजिट्स जब आपको कैलकुलेशन सॉल्व करते हैं, लेट्स सपोज आपने सॉल्व किया है उसको 4 डिजिट तक, यानी कि उसको देखकर ही ऐसा इंपैक्ट पड़ता है कि यार आपने बहुत अच्छी कैलकुलेशन करी होगी कि आपने उसको 4 डिजिट तक मेजर किया है। सो दैट बेसिकली टेल्स अबाउट द सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब जितने भी नॉन जीरो नंबर्स होते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। रूल क्या कहता है, जितने भी नॉन जीरो नंबर्स हैं दैट आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। लेट्स सपोज आपके पास कोई नंबर दे रखा है 1.234, इसमें बेटा कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। अगर जीरोस आ रहे हैं बिटवीन द टू नॉन जीरो नंबर्स, लेट्स सपोज अगर हम यहाँ पे बात करें बेटा 1 और 2 के बीच में 2 जीरोस का क्या बन रहा है, सैंडविच बन रहा है। 1 और 2 के बीच में 2 जीरोस का क्या बन रहा है, सैंडविच बन रहा है। तो इस केस में बेटा सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हो गए, 4 हो गए। फिर लीडिंग जीरोस जो होती हैं
अगर अपन बात करें जो लीडिंग जीरोज होती हैं बेटा, उनको हम काउंट नहीं करते हैं, दे आर नॉट काउंटेबल एज द सिग्निफिकेंट डिजिट। सो 0.042 में सिर्फ और सिर्फ 2 ही सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे। फिर अगर हम बात करें ट्रेलिंग जीरोस की, ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं ट्रेलिंग जीरोस की और इस पर्टिकुलर नंबर में कहीं पर भी डेसिमल नहीं लगा हुआ है, तो ये आपके पास ट्रेलिंग जीरोस को भी काउंट नहीं किया जाता। बट अगर आपके पास लेट्स सपोज ट्रेलिंग जीरो ही है और आपके पास क्या लगा हुआ है, डेसिमल लगा हुआ है बेटा, कहीं ना कहीं पूरे नंबर में क्या है, डेसिमल है, सो इस ट्रेलिंग जीरो को हम काउंट करते हैं। सो 0.0740 में आपके पास कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो जाएंगे, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो जाएंगे। देन कम साइंटिफिक नोटेशन। अब हर एक नंबर को बेटा हम साइंटिफिक लैंग्वेज में किसी तरीके से लिख सकते हैं, दैट इज रेफर टू एज साइंटिफिक नोटेशन। किस तरीके से लिख सकते हैं, a इंटू 10 की पावर b की फॉर्म में, और a हमेशा बेटा आपके पास 1 से लेकर 10 तक के बीच में ही होना चाहिए, ठीक है। a शुड एग्जिस्ट बिटवीन, a शुड बी लेस देन और इक्वल टू, a शुड बी लेस देन 10 एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, यानी कि a जो है वो 1 या 10 के बीच में ही लाई करना चाहिए कहीं ना कहीं, या फिर 1 भी हो सकता है। सो अगर मेरे पास कोई नंबर है 0.0017, मैं इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहती हूं, तो आई कैन राइट इट लाइक दिस बेटा, 1.7 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -4। बेसिकली ये आपके पास डेसिमल से बेटा 1 कितने नंबर पर आ रहा है, 4th नंबर पर आ रहा है, तो 10 की पावर क्या हो जाएगी, -4 आ जाएगी। जब आप इसको ओपन करके लिखेंगे तो एग्जैक्टली यही सेम वैल्यू आएगी। सो दिस इज बेसिकली द साइंटिफिक नोटेशन। समटाइम्स आपको पेपर में पूछ लिया जाता है कि आप इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखें, तो ऑलवेज रिमेंबर बेटा डेसिमल से पहले आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर होना चाहिए उस केस में, ठीक है। और वो जो नंबर है वो आपके पास सिग्निफिकेंट डिजिट होना चाहिए एंड वो एग्जिस्ट करना चाहिए 1 से लेकर 10 के बीच में, 1 भी हो सकता है, ठीक है। आगे चलिए एरर्स पे आ जाते हैं। एरर्स कितने टाइप के होते हैं, देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ एरर। अब आप कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो ऐसा तो है नहीं है कि आप वहां पे कोई जादू करते हैं और पहली बारी में रीडिंग सही आ जाती है ना, आपको बोला जाता है मल्टीपल रीडिंग्स लेने के लिए। लेट्स सपोज आपने किसी क्वांटिटी को मेजर किया, उसकी आपने 10 रीडिंग्स ली, तो बेटा अगर आप सारी उस रीडिंग्स को ऐड करके डिवाइड बाय n कर देते हैं, दैट मींस मीन वैल्यू निकाली आपने। क्या निकाली, मीन वैल्यू निकाली। अब आपके पास कोई मीन वैल्यू आई, ठीक है, मीन वैल्यू आई। अब आप हर एक क्वांटिटी में से बेटा उस मीन वैल्यू को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। समटाइम्स आपके पास लेट्स सपोज a1 से मीन वैल्यू जो है वो बड़ी होगी, कभी कभी बेटा किसी क्वांटिटी से, अगर मैं बात करूं यहाँ पर किसी वैल्यू a3 से मीन वैल्यू कम भी हो सकती है। सो आपके पास यहाँ पर जो डेल्टा an निकल के आएगा बेटा, ये क्या आएगा, एब्सोल्यूट एरर आएगा। क्या आएगा, एब्सोल्यूट एरर आएगा। एब्सोल्यूट एरर पॉजिटिव में भी आ सकता है, नेगेटिव में भी आ सकता है। आई एम रिपीटिंग इट अगेन। आपने कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, उसमें n रीडिंग्स ली, उसको डिवाइड बाय n कर दिया, दिस इज अ मीन वैल्यू। लेट्स सपोज यहां से आपके पास आंसर आया बेटा, आपके पास यहां से आंसर आ गया कुछ a मीन, ठीक है, ए मीन। बेटा आप एक क्वांटिटी में से इस ए मीन की वैल्यू को सबट्रैक्ट करेंगे, दैट विल काउंट टू बी द एब्सोल्यूट एरर। अब आप उन सब एब्सोल्यूट एरर्स का क्या लेंगे, मैग्नीट्यूड लेंगे, यानी कि आप पॉजिटिव नेगेटिव हटा के सिर्फ और सिर्फ बेटा उनको क्या कंसिडर करेंगे, पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। तो अगर आप जितने भी एब्सोल्यूट एरर्स हैं उनका मैग्नीट्यूड लेकर बेटा डिवाइड बाय n करते हैं, दैट कम्स टू बी मीन एब्सोल्यूट एरर। वो क्या आ जाता है, मीन एब्सोल्यूट एरर निकल के आ जाता है। तो कोई भी वैल्यू लिखने का सही तरीका क्या है बेटा, आपके पास आप किसी भी वैल्यू को अगर लिखना चाहते हैं तो आप कैसे लिखते हैं, ए मीन प्लस माइनस ऑफ डेल्टा ए मीन, यानी कि प्लस माइनस ऑफ एब्सोल्यूट एरर। फिर आता है रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर क्या होता है बेटा, जितना मीन एब्सोल्यूट एरर है अगर डिवाइड कर देते हैं उसको मीन वैल्यू से, दैट काउंट्स द रिलेटिव एरर। नेक्स्ट इज परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर मींस इसी को आप अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट मींस वहां पर आ जाएगा परसेंटेज एरर। फिर आता है एरर प्रोपोगेशंस। एरर प्रोपोगेशंस, अगर आपके पास कोई दो नंबर्स को आप ऐड कर रहे हैं और उन दोनों नंबर्स में इंडिविजुअल कुछ एरर्स हैं, तो बेटा आपके पास हमेशा याद रखना कि एरर्स क्या होते हैं, ऑलवेज ऐड हो जाते हैं। एरर्स आर ऑलवेज एडेड, दे आर नेवर सबट्रैक्टेड। तो बेटा टोटल एरर कितना आएगा, जितना ए में एरर है प्लस बी में एरर है। चाहे आप प्लस ले रहे हैं चाहे आप माइनस ले रहे हैं, बेटा एरर्स हमेशा ऐड होते हैं, ये याद रखेंगे। अगर आपको प्रोडक्ट या डिवीजन के केस में एरर्स को फाइंड करना, बेटा फॉर्मूला क्या रहता है, डेल्टा जेड बाई जेड। जितना एरर आ रहा है आपके पास फाइनल क्वांटिटी में डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल वैल्यू, जितना आपके पास ए और बी मल्टीप्लाई करके वैल्यू आ रही होती, इज इक्वल्स टू कितना एरर ए में है डिवाइडेड बाय द ए की ओरिजिनल वैल्यू प्लस कितना एरर बी में है डिवाइडेड बाय द बी की वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट एरर्स ऑफ पावर। एरर्स ऑफ पावर के ऊपर क्वेश्चन बनता है, कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। सपोज करो आपके पास कोई क्वांटिटी z इज इक्वल्स टू a की पावर p b की पावर q डिवाइडेड बाय c की पावर r। तो बेटा आपको हमेशा एक याद रखना है चीज,
एरर्स हमेशा ऐड होते हैं। सो अगर ये ऊपर भी जाएगा तो ये नेगेटिव में नहीं आएगा। आपको सिंपली क्या करना है, पावर्स को आगे ले आना है और इंडिविजुअल क्वांटिटीज का बेटा एरर डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना है। यानी कि अगर पावर में बेटा आपके पास p थी तो p आगे आ गया डेल्टा a बाय a प्लस q आगे आ गया डेल्टा b बाय b प्लस r आगे आ गया डेल्टा c बाय c। नेक्स्ट लास्ट है आपके पास वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गॉज। ये आपके पास लैब्स में यूज होते हैं। अब नॉर्मल स्केल के थ्रू बेटा जब आप मेजरमेंट करते हैं तो आप 0.1 तक ही मेजरमेंट कर पाते हैं, लीस्ट से लीस्ट, है ना। बट अगर मैं वर्नियर कैलिपर की बात करूं, वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गॉज बेटा अगर आपको ज्यादा प्रिसाइज मेजरमेंट करनी है, दैट कम्स द इंस्ट्रूमेंट्स आप यूज करते हैं वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गॉज। सपोज करिए अगर n डिविजन्स ऑफ वर्नियर कैलिपर बेटा n-1 डिविजन्स ऑफ मेन स्केल डिवीजन के साथ कोइंसाइड कर रही हैं, तो लीस्ट काउंट बेटा क्या आता है आपके पास, लीस्ट काउंट की वैल्यू क्या आ जाती है आपके पास, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लीस्ट काउंट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट आता है आपके पास 1 डिवाइडेड बाय n इंटू MSD। MSD यहाँ पे क्या रहती है, मेन स्केल डिवीजन रहती है, ठीक है। 1 माइनस n माइनस 1 बाय n, जब आप इसका LCM लेंगे तो n माइनस n प्लस 1 हो जाएगा। सो बेटा यहाँ से आपके पास n से n कट जाएगा और यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाय n रह जाएगा। सो 1 अपॉन n इंटू MSD। n क्या था यहाँ पे, वर्नियर स्केल डिविजन्स थी, ठीक है। देन अगर आपको करेक्ट रीडिंग को लिखना, आप कैसे लिख पाएंगे, मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू वर्नियर स्केल डिविजन्स प्लस माइनस 0 एरर। अगर आपके पास स्केल क्लोज करने के बाद वर्नियर कैलिपर का जो आपके पास मूवेबल स्केल है और जो MSD मेन स्केल है बेटा उसकी रीडिंग है, बेटा अगर 0 पर 0 कोइंसाइड कर रहा है तो उस केस में आपके पास 0 एरर क्या होता है, शून्य होता है, अदरवाइज पॉजिटिव या नेगेटिव आता है, ठीक है। इसकी अगर डिटेल्ड वीडियोस आपको देखनी है तो इसी चैनल पे मैंने बेटा डिटेल वीडियोस भी बना रखी है और मैं बहुत जल्दी ही इस चैप्टर का कंप्लीट डिटेल्ड वन शॉट भी लेकर आने वाली हूं। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है। स्क्रू गॉज की अगर बात करें तो लीस्ट काउंट बेटा क्या होता है इसका, पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स ऑफ द सर्कुलर स्केल। कितना एक बार जब आपने एक फुल रोटेशन दिया तो मेन स्केल के ऊपर कितना बेटा स्केल आपका मूव किया, दैट बेसिकली इज रेफर टू एज पिच, ठीक है। और नंबर ऑफ डिविजन्स ऑफ द सर्कुलर स्केल आपको गिवन होता है, यहां से आपके पास लीस्ट काउंट निकल के आ जाता है। इसकी करेक्ट रीडिंग को कैसे लिख सकते हैं, मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू सर्कुलर स्केल डिवीजन प्लस माइनस 0 एरर। So with this we have revised all the formulas of our chapter units and measurement. I hope you like the video. अगर ऐसे ही बहुत सारे और चैप्टर का भी वीडियो चाहिए तो डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। एंड बहुत ही जल्दी बेटा इस चैप्टर का कंप्लीट डिटेल वन शॉट भी आने वाला है इसी पर्टिकुलर चैनल पर। तो #physicscorearmy चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें। एंड इफ यू वांट टू स्टडी विद मी इन अ सिस्टमैटिक वे एंड आपको ऐसा लगता है कि मैम हम एक प्रिसाइज जगह पर बैठकर एक ऐसे इन्वायरमेंट में बैठ के पढ़ना चाहते हैं जहां पर हम एक एक कॉन्सेप्ट आपसे सीखें, सो बेटा फॉर दैट यू कैन enroll under सक्षम 3.0 सक्षम 3.0 रीलोडेड। आप सिंपली ऐप को डाउनलोड करेंगे बेटा, वहां पर आपको ये कोर्स मिल जाएगा यूजिंग द कोड Y549। दिस इज द कोड ऑफ योर फिजिक्स कोर मैम। अगर आप ये वाला कोड यूज करेंगे तो आपको मैक्सिमम ऑफ मिलेगा एंड इसका जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट 2000 समथिंग का हो जाएगा। एंड इसमें बेटा मैं सारे चैप्टर्स कवर करवा रही हूँ फुल ऑन डिटेल में। डेली आपको होमवर्क क्वेश्चन भी मिलता है, मैं आपके साथ इंटरैक्ट भी करती हूँ, मैं मेल्स पर भी आपके पर्सनल डाउट्स लेती हूँ, रात रात तक डाउट्स आपके सॉल्व करती हूँ। सो इस सब की पर्सनल असिस्टेंस अगर आपको चाहिए, अगर आपको मैम के साथ कनेक्ट करना है, सो डू enroll in the Saksham 3.0 Reloaded. So see you all soon in the upcoming classes. Till then, bye bye all of you. Love you all and take care.